खौफ की एक काली रात में आपका स्वागत है। अनुराग और अदिति जैसे माता रानी ने उनकी जोड़ी बनाई हो। दोनों माता रानी के बड़े भक्त एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, एक दूसरे के साथ बहुत खुश, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अनुराग का ट्रांसफ़र मुंबई होता है। बड़ी कोशिशों के बाद उन्हें एक पुराना घर रहने के लिए मिलता है। पूरा दिन शिफ्टिंग करने के बाद जब दोनों थक जाते हैं तो वो सोने चले जाते हैं। रात के लगभग 3 बजे होंगे। तेज फ़ोन की घंटी के साथ अदिति की आँख खुलती है। वो सोचती है रात को किसका फ़ोन आया, लेकिन दोनों में से किसी का फ़ोन नहीं बज रहा होता। तो फ़ोन कहाँ बज रहा है यह देखने के लिए अदिति बाहर निकलती है। सारे घर में ढूंढती है, लेकिन उसे फ़ोन कहीं भी नहीं दिखाई देता। जब वह स्टोर रूम की तरफ जा रही होती है तभी उसे वहाँ तेज़ आवाज़ सुनाई देती है। जब वह स्टोर रूम में पहुँचती है तो देखती है कि एक फ़ोन लगातार बज रहा है। वो सोचती है कि किसका फ़ोन होगा। फ़ोन पर एक नंबर डिस्प्ले होता है। वो फ़ोन उठाती है। वहाँ से पहले तो उसको किसी की आवाज़ नहीं सुनाई देती। फिर धीरे धीरे उसको कुछ सिसकियों की आवाज़ सुनाई देती है और आवाज़ आती है, बचाओ बचाओ। अदिति घबरा जाती है, कौन है। वो पूछती है आप कौन हो, लेकिन उधर से कोई आवाज़ नहीं आती। फ़ोन कट जाता है। अदिति अपने कमरे में जाने के लिए मुड़ती है, सोचती है सुबह अनुराग से इसके बारे में बात करेगी। तभी फ़ोन की घंटी फिर से बजती है, फिर से वही सिसकियों की आवाज़ और बचाओ बचाओ। अदिति को समझ नहीं आता वो क्या करे। जब भी वह पूछती है कि आप कौन हो तभी फ़ोन कट जाता है। अदिति बहुत बुरी तरह से घबरा जाती है। वो जाकर अपने कमरे में सोने की कोशिश करती है। फिर अगली रात 3 बजे के आसपास फ़ोन की घंटी बजती है। अब ये तो रोज़ का ही काम हो गया था। अदिति बहुत परेशान रहने लगी थी, जिसके कारण वह बीमार भी रहने लगी। अनुराग समझ नहीं पा रहा था कि अदिति को क्या हो रहा है। इतनी खुश रहने वाली हमेशा बीमार क्यों रहने लगी है। एक दिन वह सोचता है क्यों ना अदिति पर नज़र रखी जाए। ऐसा सोचकर वह अदिति पर नज़र रखने लगता है। एक दिन वह रात को देखता है कि अदिति 3 बजे उठी और स्टोर रूम की तरफ जाने लगी। अनुराग को समझ नहीं आता इतनी रात को अदिति स्टोर रूम में क्या करने जा रही है। वह उसका पीछा करता है। वह वहाँ जाकर देखता है कि अदिति ने एक फ़ोन उठाया और किसी से बात कर रही है। उसे समझ नहीं आ रहा कि अदिति यहाँ किससे बात करने आई है। अदिति फ़ोन रखती है और वापस चली जाती है। अनुराग फ़ोन उठाता है, उस पर वही नंबर डिस्प्ले होता है। अनुराग फ़ोन पर हेलो करता है, लेकिन उधर से कोई आवाज़ नहीं आती। जब बार बार पूछने पर भी कोई आवाज़ नहीं आती, अनुराग वापस जाने के लिए मुड़ता है। लेकिन जैसे ही वह वापस जाने के लिए मुड़ता है उसकी एक चीख निकलती है। पीछे अदिति एक चाकू लेकर खड़ी होती है। अनुराग यह देखकर घबरा जाता है। अदिति उसे मारने के लिए दौड़ती है। अनुराग बचकर भागता है। अदिति एकदम से सोफे से टकरा कर गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। अनुराग को समझ नहीं आता अचानक अदिति को क्या हुआ है। वह उसे उठाकर बेड पर लेटाता है। अगली सुबह अदिति को कुछ याद नहीं होता, लेकिन वह काफ़ी बीमार दिखाई देती है। अनुराग को समझ नहीं आ रहा कि ये सब क्यों हो रहा है। फिर वह आसपास वाले लोगों से पता करता है तो उसे पता चलता है कि इस घर में मकान मालिक का लड़का और उसकी वाइफ साथ रहते थे। लेकिन लड़के को शराब पीने की बहुत बुरी आदत थी और शराब पीकर वह अपनी वाइफ प्रेरणा को बहुत बुरी तरीके से मारता पीटता था। एक दिन किसी बात पर उसका प्रेरणा से झगड़ा हुआ। उसने उसको बहुत बुरी तरह से मारा और उसके बाद दोनों उस घर में दिखाई नहीं दिए। उसके बाद से जब भी ये घर कोई कपल किराए पर लेता है तो दोनों हस्बैंड वाइफ के बीच में बहुत झगड़े होते हैं और उनके साथ कुछ ना कुछ अनहोनी होती रहती है और वो ज़्यादा दिन इस घर में नहीं टिकते। यह सुनकर अनुराग को बहुत अजीब सा महसूस होता है। फिर वह अपने पड़ोसी को रात की सारी बात बताता है तो पड़ोसी कहता है कि यहाँ पर पास ही में एक मंदिर है, वहाँ पर बड़े एक साधु हैं जो बहुत ही जानकार हैं। आप उनसे बात करके देखिए, शायद आपकी समस्या का कोई समाधान मिल जाए। अनुराग उनकी बात मानकर उन साधु से मिलने जाता है। साधु उनसे घर में आने का वचन देते हैं। साधु घर में आते हैं और कहते हैं कि मैं कुछ देर ध्यान लगाऊंगा, आप दोनों में से कोई भी बीच में मुझे मत टोकना।
साधु ध्यान लगाने के लिए बैठ जाते हैं। तभी अचानक झटके से उनकी आँख खुलती है और वो कहते हैं, अब मुझे सब समझ आ गया कि इस घर में क्या है। वो अनुराग से कहते हैं कि इस घर में जो मकान मालिक का लड़का था और उसकी वाइफ, वो दोनों बहुत लड़ते थे। एक दिन उसने शराब पीकर अपनी वाइफ को बहुत पीटा और स्टोर रूम में बंद कर दिया। प्रेरणा जो उसकी वाइफ थी पूरी तरह से चिल्ला रही थी, लेकिन कोई दरवाज़ा खोलने नहीं आया। उसके पास एक फ़ोन था, लेकिन स्टोर रूम में सिग्नल ना होने की वजह से वो किसी को फ़ोन भी नहीं मिला पा रही थी। 2-3 दिन में उसने तड़प तड़प के अपनी जान दे दी। जब मकान मालिक का लड़का वापस आया तो उसने देखा कि उसकी पत्नी मर चुकी है। उसने अपनी पत्नी प्रेरणा को यही मकान के पीछे ज़मीन में दफना दिया और उसके बाद मकान मालिक के लड़की की भी बुरी हालातों में मौत हो जाती है। फिर जो भी इस मकान में रहने आता है उसकी उसी दिन मौत होती है, जो नंबर उस फ़ोन पर डिस्प्ले पर आता है। उस दिन जब तुम्हारी वाइफ ने तुम पर हमला किया था, प्रेरणा की आत्मा उसमें आई थी। वह उस दिन तुम्हें मार ही दी थी, लेकिन माता रानी का भक्त होने की वजह से तुम बच गए। लेकिन प्रेरणा की आत्मा तुम्हें कभी ना कभी मार ही देगी। यह सुनकर अनुराग के हाथ पैर फूल जाते हैं। वह डर के कांपने लगता है। वह साधु महाराज से पूछता है, महाराज इसका कोई तो उपाय होगा। साधु महाराज कहते हैं, उपाय तो है। अगर उसकी प्रेरणा की लाश को निकाल कर पूरे रीति रिवाज के साथ में उसका अंतिम संस्कार किया है तो शायद उसकी आत्मा को मुक्ति मिल जाएगी और वह हमेशा के लिए यहाँ से चली जाएगी। अनुराग कहता है, मैं ऐसा ही करूँगा। वह प्रेरणा की लाश को निकलवाता है और उसका पूरे रीति रिवाज से अंतिम संस्कार करता है। अब अनुराग को इंतज़ार होता है रात के 3 बजे का। अदिति तो सोने चली जाती है, लेकिन अनुराग की आंखों में नींद का निशान भी नहीं होता। वह रात के 3 बजने का इंतज़ार कर रहा होता है। 1, 2, 3 रात के 3 बजते हैं, लेकिन कोई फ़ोन की घंटी नहीं सुनाई देती। अदिति भी आराम से सो रही होती है। अनुराग समझ जाता है कि शायद प्रेरणा की आत्मा हमेशा के लिए चली गई, उसे मुक्ति मिल गई।